नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बिहार की गलियों से उठ रहे एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सीधे आपके और हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। इसका सीधा मतलब है कि बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर यह जांच रहे हैं कि मतदाता सूची में किसका नाम होना चाहिए और किसका नहीं। आयोग का कहना है कि इसका मकसद सूची को शुद्ध करना है, यानी जो लोग मर चुके हैं, जो हमेशा के लिए कहीं और बस गए हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर हैं, उन्हें हटाना है और जो नए 18 साल के युवा हैं, उन्हें जोड़ना है। यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी, लेकिन सवाल उठता है कि यह प्रक्रिया अचानक अभी क्यों शुरू की गई, वह भी तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों दूर है। यह कोई सामान्य सालाना प्रक्रिया नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 आयोग को विशेष परिस्थितियों में कभी भी सूची को संशोधित करने का अधिकार देती है। आयोग ने इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिहार को इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए पहला राज्य चुना है। यह प्रक्रिया आखिरी बार बिहार में 22 साल पहले हुई थी, इसलिए दशकों पुराने डेटा को साफ करने की जरूरत तो थी, लेकिन इसकी टाइमिंग और तरीके ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। लाखों प्रवासी श्रमिक हैं जो साल के ज्यादातर महीने बाहर रहते हैं। इसके अलावा राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, जिससे लोगों के पते बदले हैं। मृत्यु के आंकड़ों का सही पंजीकरण न होना भी एक बड़ी समस्या है। इन सब वजहों से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां होने की आशंका जताई जाती है। चुनाव आयोग का तर्क है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक साफ सुथरी और त्रुटिरहित सूची तैयार करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, ताकि हर वोट सही हो और कोई भी फर्जी वोट न पड़ सके। ये प्रक्रिया 25 जून 2025 को शुरू हुई और 25 जुलाई 2025 तक चलेगी, यानी सिर्फ एक महीने में करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वे नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरवा रहे हैं। आयोग का कहना है कि 9 जुलाई तक 57% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और लोग इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया को इतने कम समय में बिना किसी गलती के पूरा किया जा सकता है? यही वह सवाल है जो आज बिहार के हर गांव और शहर में पूछा जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार, लेकिन यह अधिकार किसे मिलता है? हमारा संविधान और कानून इस बारे में क्या कहता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 326 साफ कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो 18 साल का हो चुका है और जिसे कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वह मतदाता बनने का हकदार है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 में लिखी है। यह शर्त है कि व्यक्ति को उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी होना चाहिए जहां वह अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। तो यह सामान्यतः निवासी कौन है? कानून इसकी परिभाषा बहुत दिलचस्प तरीके से देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको साल के 365 दिन उसी पते पर रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, पढ़ाई या इलाज के लिए अस्थायी तौर पर अपने घर से दूर रहता है, तो भी उसे अपने मूल पते का सामान्यतः निवासी माना जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार का कोई मजदूर अगर 6 महीने के लिए दिल्ली या पंजाब में काम करने जाता है, तो उसका अपने गांव की मतदाता सूची से नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उसका वहां से रिश्ता अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है। उसका घर, परिवार और जमीन वही है, वह बस कुछ समय के लिए बाहर है। यह परिभाषा इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए अपने मताधिकार से वंचित न हो जाए कि उसे रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में इस परिभाषा को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी के घर जाते हैं और पाते हैं कि वह व्यक्ति वहां नहीं रहता, तो वे उसका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर यह साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति या उसके परिवार पर आ जाती है
कि उसकी अनुपस्थिति स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पास दस्तावेजों की कमी है या जो कानूनी बारीकियों को नहीं समझते। इस पूरी बहस में एक और पहलू है। 2010 में कानून में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को यह हक दिया गया कि वे अपने पासपोर्ट में दर्ज पते के आधार पर भारत में वोट डाल सकते हैं, भले ही वे सालों से विदेश में रह रहे हों। एक तरफ देश से बाहर रहने वाले अमीर प्रवासियों को वोट का अधिकार आसानी से मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब प्रवासियों पर अपने ही गांव की सूची से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के दोहरे चरित्र को दिखाता है, जहां कानून की व्याख्या अमीर और गरीब के लिए अलग अलग तरीके से होती दिख रही है। जब कोई प्रक्रिया इतनी बड़ी हो और इतने कम समय में पूरी की जा रही हो, तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार में चल रहे SIR को लेकर भी कई गंभीर आपत्तियां जताई जा रही हैं। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा दस्तावेजीकरण का है। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए या पुराने डेटा को सही साबित करने के लिए जन्म तिथि और पते का प्रमाण देना अनिवार्य है। कई गरीब, दलित, आदिवासी और प्रवासी मजदूरों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होते। पहले आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज माना जाता था, लेकिन अब उसे जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा। ऐसे में लाखों लोग सिर्फ एक कागज के टुकड़े की कमी के कारण अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल समय सीमा को लेकर है। बिहार जैसे विशाल और घनी आबादी वाले राज्य में करोड़ों मतदाताओं का भौतिक सत्यापन सिर्फ 30 दिनों में कैसे संभव है? विपक्षी दलों का आरोप है कि इतनी जल्दबाजी में यह काम करने से भारी गलतियां होंगी। बूथ लेवल अधिकारियों पर भारी दबाव है। वे हर घर तक ठीक से पहुंच पा रहे हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस जल्दबाजी का नतीजा यह हो सकता है कि लाखों असली मतदाताओं के नाम कट जाएं और सूची शुद्ध होने के बजाय और भी ज्यादा अशुद्ध हो जाए। इंडिया गठबंधन के कई दलों ने इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 10 जुलाई 2025 को होनी है। तीसरी और सबसे भावनात्मक चिंता प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रवासियों पर टिका है। ये लोग अपने गांव से गहरा जुड़ाव रखते हैं और वहीं वोट डालना चाहते हैं। लेकिन SIR की प्रक्रिया में यह डर है कि जो लोग सत्यापन के समय अपने घर पर नहीं मिलेंगे, उनका नाम अनुपस्थित या शिफ्टेड बताकर सूची से हटाया जा सकता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सामान्यतः निवासी की भावना के खिलाफ है। यह उन लोगों को उनके ही घर में पराया बनाने जैसा है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए परदेश में मेहनत कर रहे हैं। चौथा मुद्दा डुप्लीकेट नामों का है, जिसे हल करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। ये एक वास्तविक समस्या है कि कई लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर होते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार सीडिंग यानी मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने से यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन आधार को अनिवार्य बनाने पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या डुप्लीकेट नाम हटाने के नाम पर हम उन लाखों लोगों को नजरअंदाज कर सकते हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है या जो तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती है। किसी एक फर्जी वोट को हटाने के लिए 10 असली वोटों को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो इस जटिल समस्या का समाधान क्या है? एक तरफ मतदाता सूची की शुद्धता है, जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ समावेशन है, यानी यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। चुनाव आयोग को इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। सबसे पहला कदम दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को और ज्यादा लचीला बनाना हो सकता है। सिर्फ कुछ गिने चुने दस्तावेजों पर अड़े रहने के बजाय ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग बाहर न रह जाएं। दूसरा, इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। 1 महीने की समय सीमा किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं है। दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी और सुलभ व्यवस्था बनानी होगी। लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बूथ लेवल एजेंटों की सक्रिय भागीदारी, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं,
इस प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है। उन्हें हर कदम पर शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक मनमानी की कोई गुंजाइश न रहे। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकारी संवेदनशील होकर काम करें, खासकर प्रवासी श्रमिकों और वंचित समुदायों के मामले में। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे का एक स्थायी समाधान खोजना होगा। चुनाव आयोग ने जनवरी 2023 में रिमोट वोटिंग की तकनीक पर चर्चा शुरू की थी, जो एक स्वागत योग्य कदम है। जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी प्रवासी श्रमिक का नाम उसके स्थायी पते से न काटा जाए। सामान्यतः निवासी की कानूनी परिभाषा का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, न कि उसकी मनमानी व्याख्या। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि यह एहसास भी है कि आप इस देश के बराबर के नागरिक हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अंत में, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक तकनीकी और प्रशासनिक कार्य से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक कार्य है, जिसका असर करोड़ों लोगों के जीवन और देश के भविष्य पर पड़ता है। एक शुद्ध मतदाता सूची का लक्ष्य महान है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता समावेशी होना चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता उसकी संपूर्णता में है, न कि उसकी चुनिंदा शुद्धता में। उम्मीद है कि चुनाव आयोग और अदालतें इन चिंताओं पर ध्यान देंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि बिहार में मतदाता सूची का यह महाअभियान लोकतंत्र को मजबूत करे, न कि उसे कमजोर। नमस्कार।